Hello my dear students, welcome back to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. तो इस वीडियो के अंदर हम BCOG 171 का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसके पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमारे पार्ट 1 एंड 2 से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने BCOG 171 का गेस्ट पेपर परचेज नहीं किया है तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट का जो लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाके अपना BCOG 171 का जो गेस्ट पेपर है उसे परचेज कर सकते हैं बाय पेइंग ₹49। आपके जो भी गेस्ट पेपर्स हैं वो आपको हमारी इसी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। नाउ गाइज, ये पार्ट 2 वीडियो है तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसके अंदर आपसे पूछा है कि उत्पादन के साधनों से आप क्या समझते हैं और 4 मुख्य जो साधन है उत्पादन के वो कौन से हैं। यानी कि आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप पढ़ते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसमें आपके कौन कौन से आते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड आपके उद्यमी, आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका संगठन। ओके, तो इसको समझते हैं। उत्पादन के साधन क्या है। उत्पादन के साधन या कारक वे सभी संसाधन हैं जिनका उपयोग किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में किया जाता है। ये वे बुनियादी तत्व हैं जिनके बिना कोई भी उत्पादन संभव नहीं होता। अर्थशास्त्र में सामान्यतः 4 मुख्य उत्पादन कारक माने जाते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी एंड आपका उद्यमी या आपका संगठन जिसे हम कहते हैं। तो ये आपको लर्न कर लेना है कि कौन कौन से हमारे 4 मुख्य उत्पादन के कारक हैं। 4 मुख्य उत्पादन कारकों को समझेंगे। सबसे पहले भूमि। तो भूमि का अर्थ केवल जमीन ही नहीं बल्कि प्रकृति से मिलने वाले सभी उपहार जैसे कि वायु, जल, जंगल, खनिज, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। विशेषताओं की बात करें तो प्रकृति से हमें ये एक तरीके से उपहार मिलता है और इनकी मात्रा आपकी अनिश्चित होती है। मतलब कि आप पे एयर वगैरह तो अनिश्चित ही है, स्थान स्थान पर इसकी गुणवत्ता भिन्न होती है। उदाहरण के लिए कृषि के लिए खेत, खनन के लिए खदानें, उद्योगों के लिए भूमि, नदियां, जल, हवा, ये सारा आपका भूमि में आ जाएगा। फिर होता है आपका श्रम। तो श्रम का अर्थ होता है मनुष्य द्वारा उत्पादन के लिए दिया गया शारीरिक और मानसिक प्रयास। ठीक है, कि जो भी मनुष्य वहां पे काम कर रहे हैं, श्रम का स्रोत मनुष्य है। व्यक्ति अपनी श्रम शक्ति को बेच सकता है, खुद को नहीं। श्रम की क्षमता प्रशिक्षण पे, स्वास्थ्य पर, शिक्षा से बढ़ती है। तो कोई भी व्यक्ति जो श्रम प्रदान कर रहा है उसकी क्षमता बढ़ेगी अगर वो ट्रेंड है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो यहाँ से आपके श्रम की क्षमता बढ़ जाती है। खेत में काम करने वाले किसान श्रम का उदाहरण है, फैक्ट्री के मजदूर श्रम का उदाहरण है, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर भी श्रम का उदाहरण है, ड्राइवर, सफाई कर्मी, ये सभी आपके श्रम का हिस्सा हैं। फिर आपकी पूंजी होती है। तो पूंजी से तात्पर्य उन मानव निर्मित संसाधनों से है जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है। पूंजी में आपकी स्थिर पूंजी होती है, चलक और मानव पूंजी तीनों आते हैं। स्थिर पूंजी जो आपने एक बार ले लिया वो आपके पूरे टाइम काम आएगा, इमारत, मशीन, या आपका फिक्स्ड कैपिटल है। कच्चा माल जो आपको लाना पड़ रहा है मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, आपका ईंधन, बिजली, या आपका चलक पूंजी होती है। मानव पूंजी में आपके कितना, आपके जो मानव हैं वो शिक्षित हैं, कितने प्रशिक्षित हैं और उनमें कितना कौशल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो पूंजी है मोस्टली वो मानव के द्वारा बनाई जाती है। ये उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होती है और समय के साथ घिसती या नष्ट जो है वो होती है। उदाहरण के लिए ट्रैक्टर, कंप्यूटर, मशीनें, फैक्ट्री, भवन, कच्चा माल, ये सभी आपके एक तरीके से पूंजी में आ जाते हैं। उद्यमी या संगठन, एंटरप्रेन्योर, वह व्यक्ति है जो भूमि, श्रम और पूंजी को एकत्रित करके उत्पादन प्रक्रिया को संचालित करेगा। ठीक है ना, तीनों को एकत्रित करेगा ये, तभी तो आपके उत्पादन की प्रक्रिया हो जाएगी। यह जोखिम उठाता है, नवाचार करता है और निर्णय लेता है। भूमिका को समझें तो संसाधनों का कुशल संयोजन, नई तकनीक को अपनाना, जोखिम एवं अनिश्चितता का सामना, प्रबंधन और दिशा निर्देशन, ये सारे इसके
काम है कि संसाधनों को कैसे बेटर तरीके से यूज करूं, मैं नई टेक्नोलॉजी को कैसे अपनाऊं, ठीक है, ये सारा वो देखेगा। उदाहरण के लिए उद्योगपति, स्टार्टअप फाउंडर, दुकानदार, व्यवसाय प्रबंधक, किसानी उद्यमी, ये सारे आपके उदाहरण हो जाते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया 4 बुनियादी स्तंभों भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी पर आधारित होती है। इनमें से किसी एक की भी कमी हो तो उत्पादन प्रभावित हो जाता है। उद्यमी इन सभी कारकों को सही दिशा देकर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है। तो उद्यमी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उद्यमी ही हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, यानी कि जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी वाला नियम होता है ना, ठीक है, कि आप कोई भी वस्तु को एक से ज्यादा जब लेते हो तो उससे मिलने वाला जो आपका सेटिस्फेक्शन है वो एक के बाद एक कम होता रहता है। अभी उदाहरण से समझेंगे तो देखो, जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा की लगातार बढ़ती इकाइयों का उपभोग करता है तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली संतुष्टि या उपयोगिता उसकी क्रम बाय क्रम घटती है जब अन्य सभी बातें समान रहती हैं। जैसे कि जब हम पहली रोटी खाते हैं तो हमें सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है, दूसरी से थोड़ी कम, तीसरी रोटी में उससे भी कम, और धीरे धीरे चौथी पांचवी से मिलती संतुष्टि घटती रहती है। एक बिंदु पर उपयोगिता शून्य भी हो सकती है जब आपका आगे खाने का मन नहीं करता और उससे आगे नकारात्मक यानी कि खाने से परेशानी होने लगे। तो एक टाइम पे 0 होने के बाद वो क्या हो जाएगी, यूटिलिटी आपकी नेगेटिव में चली जाएगी। ठीक है, तो अब देखो उदाहरण एक दिया हुआ है। मान लीजिए कि बच्चा है, पहला सेब खाता है तो बहुत संतुष्टि मिलती है, दूसरे में संतुष्टि थोड़ी कम हो जाएगी, तीसरे में और कम, चौथे सेब में मुश्किल से मन करेगा और पांचवा जब वो सेब खाएगा तो वो असहज महसूस करेगा। यही ह्रासमान सीमांत उपयोगिता कहलाता है। पर इस नियम की कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि उस उपभोक्ता की रुचि और उसकी आदतें वो नॉर्मल होनी चाहिए, सभी वस्तुओं की गुणवत्ता भी समान होनी चाहिए, उपभोग निरंतर हो, बीच में अंतर नहीं होना चाहिए और वस्तु विभाज्य हो। नियम की सीमाओं को देखें तो गाइस, नियम की सीमाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर पढ़िए। ये सभी वस्तुओं पर लागू नहीं होगा। जैसे कि गहने कोई कितने भी ले लेगा, यूटिलिटी तो उसकी कम नहीं होगी ना। डाक टिकट, प्राचीन सिक्के, क्योंकि इनमें अधिक इकाइयां मिलने पर संतुष्टि घटने की बजाय आपकी क्या होगी, बढ़ भी सकती है। मानसिक और भावनात्मक वस्तुओं पर यह लागू नहीं होता। सम्मान, ज्ञान, प्रेम, संगीत, जितना भी ले लो, नहीं घटेगा और उसको मापना भी कठिन होता है। नशे की जिसको आदत है तो उपयोगिता शुरू में धीरे धीरे बढ़ती है, इसमें कुछ भी पैटर्न हो सकता है भाई, नशे वाली चीजों का तो कुछ नहीं पता, उपयोगिता बढ़ भी सकती है। यदि उपभोग के बीच समय अंतराल हो जाए, जैसे कि हर घंटे एक सेब खाएं तो हर एक की उपयोगिता घटती नहीं बल्कि शरीर को फिर से भूख लगेगी, तो कंटिन्यूअस उपभोग का नियम भी यहाँ पे जरूरी होता है। उपभोक्ता के पास ज्ञान ही नहीं है, ठीक है, तो वो बार बार वही चीज खरीद ले रहा है, वो भी अलग बात है। तो ज्ञान होना चाहिए आपके उपभोक्ता पे। यदि दूसरी या तीसरी इकाई की गुणवत्ता अलग हो, जैसे पहली बोतल ठंडा पानी और दूसरी बोतल गुनगुना, तो उपयोगिता का क्रम बदल सकता है। ठीक है, तो समान गुणवत्ता की शर्त अगर टूट जाएगी तो उपयोगिता का नियम आपका बदल जाएगा। तो निष्कर्ष में आप समझेंगे कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उपभोक्ता के व्यवहार को समझने की आधारशिला प्रदान करता है, कि जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके व्यवहार को समझने में हमारी ये मदद करता है। यह बताता है कि जैसे जैसे हम एक ही वस्तु की अधिक मात्रा का उपभोग करते हैं, हमारी संतुष्टि क्रमशः कम होती जाती है। हालांकि मानसिक संग्रहणीय या आदत आधारित वस्तु में यह नियम सीमित रूप से लागू होता है। इसके बावजूद यह नियम मूल्य निर्धारण, कराधान, उपभोक्ता मांग और सार्वजनिक नीति के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। अगर आप वेबसाइट से गैस पेपर परचेज करने में कोई इशू फेस करते हैं तो आप हमें उस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके।